तत्वों का आवर्ती। ठीक है, चलो पितृदेव संरक्षणाम देख, पितृदेव संरक्षणम। तो आज से नया चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के आवर्ती गुणधर्म। लिखेंगे तत्वों, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के आवर्ती गुणधर्म। ठीक है, अब कहानी सुनो कॉपी बंद करके, बंद कर दो कॉपी। ठीक है, वर्दी कहाँ है बेटा? हाँ, तो संडे के दिन टी शर्ट में आने की जरूरत नहीं। ठीक है, सुनो मेरी बात। तत्वों के आवर्ती गुणधर्म, तत्वों के आवर्ती गुणधर्म वाला जो ये चैप्टर है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी ने सोची ना होगी। ये चैप्टर अगर समझ में नहीं आया तो इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर में आपको तकलीफ होने वाली है। और मैं पढ़ा रहा हूं तो इस बात की गारंटी आपको समझ में आ रहा होगा, अनटिल अनलेस आप क्लास में ऐसे आंख से फिजिकली प्रेजेंस और मेंटली दोनों तरीके से आप उपस्थित रहे। भौतिक रूप से अगर आप उपस्थित है, मानसिक रूप से दिमाग कहीं और चल रहा है, तो फिर कुछ हो समझ में नहीं आएगा। 4 घंटे पढ़ लो, घंटा समझ में नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो इसलिए आपको शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से आपको उपस्थित होना जरूरी। तो सबसे पहली बात, लंबी सांस ले लेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं टॉपिक पे काम, जगाते हैं अंदर परशुराम, और मेरे साथ साथ बोलिए जय श्री राम। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के आवर्ती गुणधर्म। ठीक, तत्वों के आवर्ती गुणधर्म में हम लोग तत्वों के गुण तथा उनकी आवर्तिता की बात करेंगे। आवर्तिता मतलब कि पीरियोडिसिटी, उनका आपस में क्या कनेक्शन है, उसको बात करेंगे। उस दिशा में सबसे पहले बिल्कुल ये हिंदी माध्यम में वीडियो लेक्चर आने वाले हैं इस सीरीज को। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो की जरूरत है कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हाइब्रिड क्लास है, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे भी क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो आवश्यक सूचना, जो भी बच्चों ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन द फ्लैश एकेडमी को डाउनलोड नहीं किया है तो वो फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके साथ ही साथ है ना, हम लोग अब टॉपिक को चालू करने जा रहे हैं, तत्वों के आवर्ती गुणधर्म। ये आपको आवर्त सारणी दिख रही है, बोलो दिख रही है क्या? ठीक है, इस आवर्त सारणी में इधर जो तत्व होते हैं इनको बोला जाता है एस ब्लॉक। क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक। यहाँ जो तत्व आपको दिख रहे हैं इसको बोला जाता है बेटा डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। यहाँ जो दिख रहा है इसको बोलते हैं बेटा पी ब्लॉक, और नीचे जो गरीब टाइप से दिख रहे हैं बेचारे इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक। ठीक है, और तत्वों की शुरुआत करने से पहले, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले जरा हम लोग इस आवर्त सारणी को अच्छे से याद कर लेंगे। देखते हैं कितने बच्चों को आवर्त सारणी याद है। ठीक है, जिन बच्चों को याद नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इनको याद रखने का जुगाड़ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो पीरियोडिक टेबल कैसा होता है जरा वो देखते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक। क्या होता है बेटा? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास है ली, ना, ही, रब, से, फरिया। बोले यही है। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में क्या होता है? बेचारी, मुर्गी, का, सर, बड़ा, रसीला। ये हमारे पास क्या होता है बेटा? एस ब्लॉक। ठीक है, पहले ग्रुप को फर्स्ट डे बोलते हैं, दूसरे ग्रुप को सेकेंड डे बोलते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चों को मैंने एक नेमिंग रिएक्शन वाली हैंडबुक दी हुई है, दिखाना जरा वो हैंडबुक। इस हैंडबुक में मैंने साफ साफ यहाँ पर ये याद रखने का जुगाड़ यहाँ लिख दिया है। ठीक है, पीछे आवर्त सारणी दिया हुआ है, सबके पास है, जिनके पास नहीं होगा वो लोग ऑफिस से कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बस आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड के बाद में हमारे पास में डी ब्लॉक चालू होता है। कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर कहाँ से चालू होता है? ये 3 से चालू होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बोलो यही। ठीक है, 3 को बोला जाता है थर्ड बी। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे तो ए को उसने बी कर रखा है, बी को ए कर रखा है, वो गलती आपकी एनसीईआरटी में है, घबराना नहीं है, उसको एनसीईआरटी में सुधार लेंगे। ठीक है, थर्ड बी के बाद ये होगा बेटा फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये सिक्स्थ बी, ये 7 बी, और इसको बोला जाता है 8, 9, 10 को मिला करके 8 बी बोला जाता है। बोलो क्लियर है? ठीक है, ये है फर्स्ट बी और ये है सेकेंड बी।
ये इनका नाम है, ठीक है। चलो कैल्शियम के बाद जो डी ब्लॉक चालू होता है वो होता है साइंस, टीचर, विनीता, कर्मानी, मन, फेको नहीं, क्यों, जान, जलाती हो, यही है। चलो स्कूटर, यामाहा, ला, एक, टी, जरा, हाफ, करो, वो, नवाब, था, करोड़, मोल, वाला, मन, तक, रे, फिर, रूठा, ओशो, कौन, रहेगा, इर्रेगुलर, नहीं, पढ़ोगे, पिटोगे, क्यों, आगे, आऊं, जीनी, कैनेडियन, होगा। बोलो यही है, ठीक है। चलिए बॉस, फिर 12th के बाद आता है 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप। 13th यानी कि थर्ड ए, 14 यानी कि फोर्थ ए, 15th यानी कि फिफ्थ ए, 16th यानी कि सिक्स्थ ए, 17 यानी कि सेवेंथ ए और 18th यानी कि 8th ए ग्रुप। बोलो क्लियर है, पक्की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ से एलिमेंट चालू होगा, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यही है। बैंगन, आलू, गाजर, इनहेलर, बोलो यही है ना, ठीक है। बोरॉन फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इससे हर साल 1 से 2 प्रश्न रहेंगे। इस बार भी आया था इंडियम और थैलियम। बोलो बात क्लियर है। इनर्ट पेयर इफेक्ट से पूरी इनऑर्गेनिक जो है एक साथ पढ़ना और याद रखना। बच्चे को इनऑर्गेनिक से सबसे ज्यादा डर लगता है, आप जेई वाले बच्चों से पूछ लेना, उन बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। नीट वाले बच्चे भी इनऑर्गेनिक, सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, सर पूरा तो रटने का है, सर इतनी सारी अभिक्रियाएं याद नहीं हो रही है, सर प्रश्न नहीं बन रहे हैं। ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि उन बच्चों के पास फोल्डर टेक्निक नहीं है। आज से करीब करीब 1.5 महीने हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले, और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सफर में जो भी बिखरे हुए हैं आपके एनसीईआरटी में सूखे पत्तों की तरह, मैं उनको एक जगह समेटूंगा, तो उसमें आग लगा डालना। जैसे अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य वाला बात एनसीईआरटी में जहां कहीं होगा उसको एक जगह लिख करके अम्लीय सामर्थ्य करवा दूंगा, ठीक है। चलो जैसे कि सपोज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली बात है, ऑक्सीकरण गुण के वाली, तो ऑक्सीकरण गुण वाली जितने भी अभिक्रियाएं उन सबको समेट के एक जगह लिख दूंगा। तो ऐसे करके आपके दिमाग में और आपके कॉपी में एक फोल्डर बनता जाएगा। बोलो बात क्लियर है, इनऑर्गेनिक के डोजेस के रूप में, ठीक है। होता क्या है, आपको पढ़ा दिया जाता है सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग, फिर एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और इनऑर्गेनिक खत्म, ये बोलते हैं वो लोग। इससे सिलेबस तो खत्म हो गया है, लेकिन आपका एनसीईआरटी भी आपने कवर ठीक से नहीं किया। हम उसको पूरा सर्जिकल स्ट्राइक करके 1.5 महीने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले। प्रश्न आएगा, ऐसे नहीं आएगा एस ब्लॉक से पूछ रहा हूं इतने नंबर पृष्ठ में है बता, क्लियर है। वो ऐसे पूछेगा उपरोक्त में से अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम कौन सा है, तो अम्लीय सामर्थ्य बोल दिया, तुरंत डोज नंबर सेकंड में चले जाए, अम्लीय सामर्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया। ऑक्सीकरण अवस्था से पूरा तुरंत ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी वाले डोज में चले गए, वहां का क्वेश्चन आया, बना दिए। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो ये फोल्डर हमको दिमाग में बनाना, और इसी चीज की तैयारी में हम लोग हैं। इस सफर में आपको ऐसा लगेगा ये सब जो मैं पढ़ाऊंगा आप जिंदगी में पहली बार पढ़ेंगे। आपने इनऑर्गेनिक के नाम पे सिग्मा तथा पाई बंद में अंतर पढ़ा होगा, एस कक्षक का आकार, पी कक्षक का आकार, डी कक्षक का आकार, ठीक है। संकरण की परिभाषा क्या है, संकरण निकालने का ट्रिक, और संकरण के बाद ए बी टाइप, ए बी टू टाइप, ए बी टू सी टू टाइप, PCl5 का संकरण, PCl3 का संकरण, ज्यामिति, फिर VSEPR थ्योरी, और उसके बाद फिर आपने पढ़ा होगा MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 14 इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा रहे तो ये करना, 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम रहे तो ये करना, ऊर्जा आरेख बनाओगे, यही पढ़े हो केमिकल बॉन्डिंग। मैं लिख के दे सकता हूं, वहां से अगर आपके नंबर आ गए नीट के पेपर में, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा उस दिन। ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो जो मैं पढ़ाऊंगा हो सकता है वो, अब पहला क्लास है इनऑर्गेनिक का इसलिए मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा हो सकता है आपको टफ लगे, आपको तकलीफ हो, लेकिन यकीन मानो उसी से आप मजबूत बनोगे। क्लियर है। इनऑर्गेनिक तो इतना पढ़ा दूंगा, किसी के भाई बहन हो सकता है मुझसे पहले पढ़े हुए हो, उन लोग बताएंगे आपको इनऑर्गेनिक तो मैं इतना पढ़ा दूंगा कि बॉस आने वाले दिनों में आप किसी को पढ़ा सकते हो। इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए ना सिर्फ पढ़ना, पढ़ा दोगे आप। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार रहना इन चीजों के लिए, क्लियर है। आवर्त सारणी आपको याद होनी चाहिए बॉस, आज के आज जाके सब लोग इसको याद करेंगे। केमिस्ट्री सर, गिव्स, सन की, प्रॉब्लम, नाना, पापा, आशा, सब, बीमार, ओल्ड, स्टाइल, से, टीपो, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, हेमा, नेहा और
कियारा जी रानी और जापानीज एक्ट्रेस यूयू। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए बॉस। लेंथेनम के बाद आते हैं लेंथेनॉइड। सीने, बोलो सीने पर, नदियां, प्रेम, समाई, यूं, गदगद, तब, दिल, हुआ, और तुमने ये भी लूट लिया। बोलो बात पक्की? ठीक है। एक्टेनम के बाद आते हैं एक्टेनॉइड्स। थोड़े, पहलवान, यूं, निपटेंगे, पुराने, आम, कम, बिकेंगे, कैफ, ऐसे, फरमाओ, मैडम, नो, लड़ाई। क्लियर है? पक्की बात है यहाँ तक? तो इससे आवर्त सारणी आपको याद हो जाएगी, याद कर लोगे। ठीक है। अब जिन चैप्टर, ये लिखना नहीं है कॉपी में, है ना, पहले पेज में आप ये सब लिखना चाहो लिख लेना। ठीक है, आप घर पे लिखते रहना, इसको याद करके आप कॉपी में लिख लेना। ठीक, फिलहाल हम लोग तत्वों के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में सबसे पहला जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का इतिहास। ठीक, दूसरा आर्टिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और तीसरा आर्टिकल हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, तत्वों के गुणधर्म। ये तीन आर्टिकल पढ़ने के बाद ये चैप्टर संपूर्ण हो जाता है। बोलो क्लियर है? तत्वों के गुणधर्मों में जिन जिन गुणधर्मों को हमको पढ़ना है, सबसे पहला रहेगा चुंबकीय गुणधर्म। चुंबकीय गुणधर्म। दूसरा हम लोग को पढ़ना है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा हम लोग देखेंगे परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। चौथा हम लोग देखेंगे आयनन ऊर्जा या विभव, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, पांचवा हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और पांचवा हम लोग देखने वाले हैं के बाद छठवा, है ना, विद्युत ऋणता। क्या बेटा? विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, लिख लेंगे कॉपी में, फिर यहां से सफर की शुरुआत करेंगे। राहुल आया बेटा समझ में? रो क्यों रहा बेटा? आंसू पोछ रहा? घर का याद आ रहा है? जो नए बच्चे आएंगे एक वीडियो उनको मेरे को भेजना है, याद दिलाना ना। हाँ, लड़के लोग खासकर थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं यहाँ के, मम्मी का याद आ रहा होता है कि नहीं? मम्मी नहीं तो फिर किसी का तो याद आ ही रहा होता है। उसको भी बायो दिला के यहाँ बुला लेते हैं। नहीं, दो चार लोग बोल रहे होंगे सर स्कीम सबको मत बताओ। कभी कभार दूरियां भी आवश्यक होती है कि नहीं? हाँ। यस सर भी बोल रहे हैं मेरे लड़के, खोपड़ी खोल दूंगा नालायकों। अभी आप इस साल तपस्या करने वाले हो। क्या करने वाले हो? तपस्या। इस तपस्या, कोई भी तपस्या होता था पहले लोक हित में, तो ये चीज इतिहास गवाह है, या तो देव या तो दानव, ये लोग विपत्ति डालते थे। देव मतलब इंद्र, समझे? उसको लगता था सबको उसकी गद्दी हड़प लेंगे। एक तो वो अप्सराएं भेज देता था ताकि ध्यान भटक जाए। कई ऋषि मुनि लोग का भटका भी, अप्सराओं से फिर विवाह भी हुआ। फिर उसके बाद परिणाम खराब हो इसके, फिर दानव आते थे, हड्डी फेंक देते थे, कुछ ना कुछ कर देते थे। तो ये दोनों ही आपके रास्ते में आएंगे, दोनों से दूर बचना है। ठीक है, और किस में लगे रहना? भगवान की भक्ति पे, यानी कर्म करते रहना। सर देव तो उसी में, देव अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं। जैसे इंद्र देव, सूर्य देव, वरुण देव, यम देव, काम देव। और देवों के देव कौन है? महादेव। हर हर महादेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन।
वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? ये सवाल ना सिर्फ केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि इससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण, आप बायो वाले बच्चे आप जानते होंगे। वर्गीकरण के लिए हमारे पास प्लेनेट अर्थ में लगभग 14 मिलियन प्रजाति है, ऐसा शायद 1.5 मिलियन प्रजातियां हैं, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है, शायद मैं हो सकता है गलत हूं, मेरे को नंबर में भूलता हूं, ठीक है। तो इतनी सारी प्रजातियों की एक साथ स्टडी कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक एक जीव को उठाते हैं। जैसे सपोज मैंने सांप को पकड़ा, सांप की प्रॉपर्टी क्या है, चिढ़ाता है सब लोग को जीभ दिखा दिखा के, पहला। दूसरा क्या है, पंजा नहीं लड़ा सकता। तीसरा, एटीट्यूड बहुत है, ऐसे रेंग रेंग के चलता, मटक मटक के, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरी स्पीशीज को पकड़ा, नर लकड़बग्घे की, नर लकड़बग्घे का प्रजाति देखा तो ये मुंह से लार टपक रहा है, ठीक है कि नहीं, जबड़ा बाहर निकला हुआ है, हैंडसम दिखता है, नहाता नहीं है, ये सब इसके गुणधर्म है। अब मैं इन दोनों प्रजातियों के बीच तुलना कर रहा हूं, इन दोनों में क्या समानता है, इन दोनों में कुछ समानता, कुछ समानता है, बहुत सारी असमानता है। तो समानताओं और असमानताओं के बेसिस पे इनको मैंने एक वर्ग में बांट दिया। फिर मैंने छिपकली को पकड़ा, छिपकली को पकड़ा तो फिर ये भी जीभ दिखाती है, ठीक है, रेंग रेंग के चलती है, ठीक है, रेंगत रेंगत चलत है, कौन बेटा, छिपकली, ठीक है। और फिर चमड़ी भी बदलती है, तो मैं सोचा ये वाली इससे ज्यादा मैच हो रही है, तो इसको इसके साथ रखा, ठीक है। नर लकड़बग्घे के साथ में मैंने कोई दूसरी प्रजाति ले लिया, जैसे सपोज मैंने ले लिया कोई भी एक XYZ, बतख ले लिया, ठीक है कि नहीं। बतख का क्या लिखा, बतख का देखा तो ये चोंच लंबी होती है, ठीक है, उड़ सकती है, ठीक है, अंडे देती है, ये सब इसके गुण देखा, तो बोला ये तो इन दोनों से मैच नहीं हो रहा, इसका तीसरा वर्ग बना दिया, ठीक है। फिर कोई प्रजाति पकड़ा मैं, उसमें लिखा हुआ था 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट, है ना, 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट थे और अंधेरे में चमकता था, मैं बोल दिया ये होगा टीनोफोरा, ठीक है। सपोज कोई प्रजाति मैंने ऐसा समुद्री मैराइन होता था, समुद्री जीव था, जिसकी दो अवस्थाएं मिलती है, एक पॉलिप और दूसरा मिलता है मेड्यूसा। पॉलिप रहता है लंबा, है ना, मुंह फाड़ने वाली लड़की, और ये गतिशील होता है, सॉरी मतलब गतिशील मतलब कि स्थिर होता है, और यही फिर धीरे से मेड्यूसा बन जाता है जो गतिशील होता है, इस टाइप का गुण था। तो मैंने इसका नाम रख दिया बेटा क्या, सिलेंट्रेटा, क्या नाम रख दिया, सिलेंट्रेटा रख दिया, ऐसे करके ग्रुप बना दिया, ठीक है। जैसे जुआ पकड़ा, जुआ जो है कीड़ा जैसा रहता है, ठीक है। कॉकरोच पकड़ा, ये भी कीड़ा ही रहता है, ठीक है। इसके बाहर में एक्सोस्केलेटन रहता है, ये पढ़ा मैंने, इनको अलग अलग समानताओं और असमानताओं के आधार पर वर्ग में बांट दिया। अब एक वर्ग में मैं इतने सारे लोगों की तो स्टडी नहीं कर सकता, मैं एक की स्टडी कर लूंगा, इस वर्ग में जितने हैं सबकी स्टडी हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस प्रकार से वर्गीकरण का फायदा ये होगा। तत्वों के साथ भी सेम के, शुरुआत में तो कम तत्व थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज होनी चालू हुई तो एक तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता पड़ी। वर्गीकरण का एक ही बेटा लिख रहा है एक बच्चा वहां, राहुल, ये सब लिखना नहीं है, मैं जो बता रहा हूं ये पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं आप छत्तीसगढ़ के सबसे हाईटेक क्लासरूम में बैठे हो, मेरे से अगर आप किसी भी टॉपिक को 10 बार पढ़ना चाहो मैं 10 बार पढ़ाऊंगा, आप मुझे पीछे बढ़ाना चाहो मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, आप आगे की तरफ बढ़ाना चाहो मैं आगे की तरफ जाऊंगा, मेरी स्पीड बढ़ाना चाहो स्पीड बढ़ा दूंगा, मेरी स्पीड कम करना चाहो स्पीड कम हो जाएगा, सब चीज है, ठीक है। नोट्स का PDF मिल जाएगा, सब हो जाएगा। क्लासरूम में पूरा फोकस सुनने और समझने में देना है। ये कैसे होता है, द फ्लैश एकेडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके ना, ठीक है। चलो बोलो बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण का सिग्निफिकेंस ये होता है कि हमको तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्या करना है बेटा, तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि गुणों की समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर दोनों स्टडी होनी चाहिए, कंपैरिजन स्टडी होनी चाहिए। ऐसा आपने बायोलॉजी में भी किया, बोलो किया नहीं किया, और ऐसा केमिस्ट्री में भी हो रहा है। अब देखो बहुत सारे तत्व, भांचा इधर ध्यान दे, बहुत सारे तत्व जो है जिनकी भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, उसका एक भाग जो है भारत में मिलता है और दूसरा भाग मिलता है दक्षिण अफ्रीका में। तो क्या मैं दक्षिण अफ्रीका जाऊंगा उसका अध्ययन करने के लिए, या उस तत्व को मंगाऊंगा फिर उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करूंगा, बड़ा समय खराब होगा। तो इसीलिए एक वर्गीकरण कर लेने से एक चीज हो जाएगा कि तत्वों की समानताओं और विभिन्नताओं का हम तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। इसी दिशा में, वर्गीकरण की दिशा में जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनका नाम था लेवोजियर। इन्होंने उस समय में तंबाकू छोड़ने के पीछे में बहुत बड़ी क्रांति की थी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने केमिस्ट्री में दिया था, इसलिए इनके लोगों ने इनको चौराहे में फांसी देने की कोशिश की थी और हो सकता है कि फांसी दिया भी। बाद में इनके मृत्यु के बाद इनके सम्मान में एंटोनी लेवोजियर को इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री नाम दिया गया। बोलो बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लेवोजियर ने तत्वों को लगभग 20 तत्वों का वर्गीकरण किया, 20 तत्वों का। उस समय तक लगभग 20 तत्व थे। 20 तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया, लिखना कोई भी मत, पहले सुन लो अच्छे से। 20 तत्वों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया। एक तो बोला उन्होंने धातु
और दूसरा उन्होंने बोला अधातु। धातु यानी कि क्या होता है बेटा, मेटल, और दूसरा होता है बेटा नॉन मेटल। क्या होता है, नॉन मेटल। ठीक है, धातु क्या थे, जैसे मेटल है, ये ऑक्सीडेशन होता है इनका। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकाल देना, ऑक्सीडेशन, ठूस लेना इलेक्ट्रॉन को, खा लेना, क्या होता है, रिडक्शन। तो मेटल जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा और रिमूव कर देगा इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और जो अधातु है नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ठूस लेगा और टूट जाएगा किसमें बेटा, नॉन मेटल के एनायन में। बोलो समझ में आ रहा है, पक्की बात है यहाँ तक। तो मेटल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम है, क्या है बेटा, पोटेशियम खुद को करता है ऑक्सीडाइज, बदल जाता है K+ और इलेक्ट्रॉन में। कैल्शियम है, खुद को करेगा ऑक्सीडाइज, बदल जाएगा Ca+2 और रिमूव करेगा 2 इलेक्ट्रॉन में। Fe है, धातु है, खुद को करेगा ऑक्सीडाइज Fe+3 में और रिमूव करेगा 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, धातुओं में कुछ इसके अलावा भी कुछ गुण होते हैं, जैसे चमकदार होते हैं, तन्यता होती है, ये सारी चीजें आपको मालूम है, उन पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नॉन मेटल जो है, जैसे क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन ठूस लेगा, Cl- में बदल जाएगा। ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन खा लेगा, O-2 में बदल जाएगा। नाइट्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन खा लेगा, N-3 में बदल जाएगा। तो ये सब एनायन का निर्माण कर। ठीक है, तो मैंडलीफ ने बड़ा ही रोचक तरीके से 2 वर्गों में बांट दिया, एक बोला धातु, एक बोला अधातु। लेकिन लेवोजियर का वर्गीकरण भी अपूर्ण था। कारण यह था, बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनमें धातुओं के गुण भी होते हैं और अधातुओं के भी गुण होते हैं, यानी उनको कहा जाता है उपधातु, यानी कि मेटेलॉइड्स। बोलो बात समझ, ओहो गलती से टिकटॉकर लोग का फोटो आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेटेलॉइड्स के वर्गीकरण के लिए अगर उनसे बात की गई, किससे बेटा, लेवोजियर से, दांत निपोर दिया, बोला हे मोला का पता। मेटेलॉइड्स की स्थिति का निर्धारण कर पाने में विफल हो गया। कौन बेटा, लेवोजियर। लेवोजियर ने उपधातुओं या मेटेलॉइड्स की स्थिति बना पाने में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ऐसे बहुत सारे तत्व थे जिनमें धातुओं के गुण भी हैं और अधातुओं। तो क्या ये वर्गीकरण संपूर्ण था? नहीं, ये वर्गीकरण क्या था, अपूर्ण था। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, पक्की बात है। यहां तक लिखेंगे लेवोजियर का वर्गीकरण। पहले लोग का हेयर स्टाइल बड़ा अलग रहता था ना, ऐसे लेके कान में इधर मोड़ा गया। जज लोग रखते हैं आजकल ऐसी वाला, लेकिन पहनते हैं नकली, तब ओरिजिनल हुआ करता था। देख रहे हो, ये गले में ये लपटा हुआ सूट वूट, बड़ा गर्मी लगता होगा। भारत में बढ़िया रहता था ऐसे, पहले के राजा महाराजा लोग ऐसे पहले इधर पे वो पहनते थे, रणभूमि में जाते थे ना, कवच पहनते थे, है कि नहीं, और मुकुट रहता था उनके सर पे और धोती था नीचे, और ऐसे घर वर में रहने से ऐसा पट्टा रहता था हाथ में लपटा हुआ, है कि नहीं। ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। समस्त तत्व, प्राउस ने क्या बोला, समस्त तत्व, लिखेंगे समस्त तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। समस्त तत्व किससे मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन से। ये बात किसने बोली, प्राउस ने बोली। ठीक है, इसने पिक्चर का हीरो किसको माना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है पीरियोडिक टेबल का आवारा, पीरियोडिक टेबल का ढीठ, पीरियोडिक टेबल का नालायक, पीरियोडिक टेबल का रणबीर सिंह। इसकी स्थिति फिक्स नहीं होती, कभी इस ग्रुप के साथ समानता दिखाता है, कभी उस ग्रुप के साथ समानता दिखाता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अजीब अजीब हरकत करता है। कौन बेटा, हाइड्रोजन। बाकी तत्वों लोग का थोड़ा सा कुछ रहता है हिसाब किताब, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आगे बात करेंगे। तो प्राउस ने ये बोला कि, है ना, कोई भी तत्व का, किसी तत्व का परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर n गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1.008 AMU, लेकिन प्राउस्ट ने इसको ना एग्जैक्टली 1 माना, 1 AMU माना। बोलो बात क्लियर है? और ये बोला कि कोई भी तत्व जो है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, और हाइड्रोजन या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 50 होगा, या तो 50,000 होगा, या तो 1 लाख होगा। ऐसा हो सकता है क्या 2.35 हाइड्रोजन? कोई सेंस है इस बात की? नहीं हो सकता ना। 2.75 हाइड्रोजन हो सकता है क्या? 3.5 हाइड्रोजन? क्या 3 हाइड्रोजन लाए और 1 हाइड्रोजन काट के आधा रख लिए? ऐसे हो सकता है? ऐसा कोई चाकू है हाइड्रोजन काटने का? बोलो बात समझ में? राहुल का दोस्त इधर ध्यान दे, लिखने में बिजी मत रहा, इधर देखना। मैंने पहले ही बोला लिखने की हड़बड़ी मत करना, ठीक है? सब लोग इधर ध्यान देंगे। तो देखो, कोई भी तत्व का परमाणु भार, कोई भी तत्व होता, राहुल का दोस्त, कोई भी तत्व का नाम बोल,
कैल्शियम। ठीक है, देखते हैं हम लोग कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। ठीक है, क्या हो गया तेरे को? कैसे हैरान हो गए क्यों? देखिए हो करके, हाँ कुछ हुआ क्या? क्या हुआ? चेंजेस? चलो तो 40 गुणा हाइड्रोजन, यही होगा। इसका मतलब 40 ठोक हाइड्रोजन मिलाकर के हमने कैल्शियम बना दिया। तू बता बेटा, कोई भी तत्व बता। नियॉन। ठीक है, नियॉन का परमाणु द्रव्यमान होता है बेटा 20। कितना होता है बेटा? 20। तो मैं ये बोल सकता हूँ 20 ठोक हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। बोलो बात क्लियर है? कोई भी तत्व बता। हीलियम। ठीक है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीलियम 4 ठोक हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। ये कौन बोल रहा है? प्राउस्ट। कौन बोल रहा है बेटा? प्राउस्ट। अब प्राउस्ट ने पिक्चर का हीरो किसको माना बेटा? हाइड्रोजन। मैंने थोड़े देर पहले बताया, यह है पीरियोडिक टेबल का ढीठ आवारा रणबीर सिंह। ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी पहन के चले जाता है, कहीं दीपिका घाघरा पहन के चले जाएगा और कहीं तो वो भी नहीं पहनता। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये रणबीर सिंह जो है पीरियोडिक टेबल का आवारा है, पीरियोडिक टेबल का ढीठ। ये सही में देखो, दीपिका का घाघरा पहन के गया, इधर से कपड़ा डाला, इधर से निकल रहा। चोटी अलादीन के जीनी टाइप का, इसका चोटी अलग है। ठीक है, तो ये है हमारे पास आवर्त सारणी का रणबीर सिंह। कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जैसे ये है आवारा, वैसे हाइड्रोजन भी क्या है बेटा? आवारा है। हाइड्रोजन की स्थिति कभी भी फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ए ग्रुप से भी समानता रखता है। हाइड्रोजन जो है 17th ग्रुप यानी कि 7th ए ग्रुप से भी समानता रखता है, यानी हेलोजन फैमिली, फिर कल बाहर आई वाले, और ली ना की रब से इस ग्रुप के साथ भी समानता रखता है। इसके अलावा ये फर्स्ट बी ग्रुप है ना, क्यों आगे आऊं, इन धातुओं के साथ भी समानता रखता है। तो हाइड्रोजन की स्थिति पूरे आवर्त सारणी में अनिश्चित है, इसलिए हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व या रणबीर सिंह तत्व कहा जाता है। बोलो बात समझ में आया क्या? इनमें से कई लोग का फेवरेट है क्या? यहाँ पे तू रो क्यों रही है? तेरा फेवरेट है? ठीक है, तो इसको बोला जाता है आवारा तत्व। कमी क्या थी बेटा? प्राउस्ट हाइपोथेसिस की कमी क्या थी बेटा? ठीक है, आप बोल रहे हो कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, एकदम देखने में मजा आ रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है, ये चीज देखने में बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है कि नहीं? ये देखो, ये चीज देखने में मजा आ रहा है, लेकिन प्राउस्ट इस चक्कर में हवाबाजी में आ गया। मैं बोला प्राउस्ट, इधर ध्यान दे, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। बोलता मास्टर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 35 ठोक हाइड्रोजन लगाऊंगा और 0.5 हाइड्रोजन लाऊंगा। बोला चाकू कहां से लाएगा हाइड्रोजन को 0.5 काटने के लिए? गद्दारी कर बे। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? ऐसा थोड़ी होता है 35.5 होगा। बोलो बात क्लियर है? ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जब पूछा गया, अब बोल प्राउस, तो बोलता है मोला क्या पता, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को बता पाने में प्राउस फ्लॉप हो गया। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? प्राउस्ट का हाइपोथेसिस की धज्जियां कहां उड़ गई? भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों में प्राउस्ट का नियम नहीं लगता। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, ये लिखेंगे सब लोग। क्लियर है? रोड में भी चलते हो भीड़ भाड़ रहता, थोड़ा संभल के चला करो। क्लियर? गाड़ी में कितने बच्चे आते हैं? हेलमेट लगाते हो तुम लोग? हेयर स्टाइल खराब हो जाता होगा ना, खोपड़ी खोल दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। अगली क्लास देख, जो लोग गाड़ी में आते हेलमेट लेकर के अगर नहीं आए तो मैं बताता हूँ। क्लियर है? पक्की बात? नहीं, सीरियसली हेलमेट लगा के आना है। 100 रुपीज फाइन मैं यहाँ ठोक दूंगा। ठीक है, और तुम सोचोगे सर को पता ही क्या ही चलेगा। बेटा गली गली में जितने चूहे नहीं है, उससे ज्यादा मेरे इन्फॉर्मर्स तुम्हारे आसपास है। मैं कहीं भी हो सकता हूँ भेस बदल करके, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। संडे के दिन कई लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं, कई जोड़ियों में भी घूम रहे होते हैं, और मैं तुम्हारे आसपास होऊंगा। और हो सकता है मैं कहीं भी नहीं होऊंगा, लेकिन मेरी नजरें तुम्हारे आसपास होंगी। हो सकता है मैं पेड़ हूं, हो सकता है मैं पत्ती हूं, हो सकता है मैं हवाओं में रहूं, लेकिन मुझे खबर पल पल की मिलती रहेगी। बोलो समझ में आ रहा है क्या? घूमना भटकना ज्यादा नहीं है, ज्यादा मोमोज खाना नहीं है, समझे? लड़के लोग को तो पता ही नहीं चलता कि मैं हूं। तो हुड लगा खड़े रहूंगा, भैया माचिस रखे होगे, पलट के देखूंगा तो भाग जाएगा। असल में प्राउस्ट ना परमाणु द्रव्यमान का क्वांटीकरण करने की कोशिश कर रहा था। कैसे, समझ पा रहे हो ना? कैसे? ये है वो द्रव्यमान, ये है उसका क्वांटा, और n का मान पूर्णांक ये रख रहा था, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं हुआ। ठीक है,
प्राउस्ट हाइपोथेसिस के बाद हम लोग तीसरा देखने जा रहे हैं, डो बेरिनर ट्रायड या त्रिक। डो बेरिनर ट्रायड, पक्की बात है, यहां तक क्लियर है? देखो, डो बेरिनर ने ये बोला कि 3 तत्व है ए, बी और सी। इन तत्वों में बी के परमाणु द्रव्यमान का औसत ए और सी के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर हो जाए। बी का परमाणु द्रव्यमान ए और सी के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर हो जाए, तो ऐसे तत्वों को हम लोग बोलेंगे डो बेरिनर का त्रिक या ट्रायड। ठीक है, और जो ट्रायड होंगे उनके भौतिक व रासायनिक गुण मिलते जुलते होंगे, यानी कि सिमिलर होंगे। फिर सेम नहीं, नॉट सेम, सेम मतलब समान, समान नहीं हो सकता कभी भी, समान तो एक ही तत्व का होगा, दूसरे से समानताओं में मतलब समानताएं हो सकती है, समान नहीं हो सकता, दोनों में फर्क है, समझ रहे हो ना? मिलते जुलते हो सकते हैं, इनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे, नॉट सेम। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, मुंह मत फाड़ा अभिषेक, ठीक है कि नहीं? सर मैं तो फाड़ा ही नहीं। ठीक, तो मैंने क्या बोला बेटा, डो बेरिनर के ट्रायड कौन होंगे? बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान ऊपर और नीचे वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर हो तो वे आपस में त्रिक कहलाते हैं। उन तत्वों के समुच्चय को त्रिक कहा जाता है और इनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। इनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं या मिलते जुलते होते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? बात पक्की यहाँ तक? सेम नहीं होगा, सेम जैसे कि एक क्लोरीन है दूसरे क्लोरीन, इनके गुणधर्म सेम होंगे, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन के गुण सेम हो सकते हैं क्या? मिलते जुलते हो सकते हैं ना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? दोनों वर्ड में फर्क है, शब्दों का बिल्कुल सोच समझ के हमको क्या करना है, चयन करना है। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, चलिए बॉस आगे बात करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करने जा रहा हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 7, सोडियम का होता है 23, पोटेशियम का होता है 39। बोलो यही होता है। अब मैं बोलना जा रहा हूँ सोडियम का परमाणु द्रव्यमान का औसत है ना, लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होना चाहिए। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, लिथियम का कितना है? 7, पोटेशियम का कितना है? 39 डिवाइडेड बाई 2। 39 और 7 कितना होता है? 46। 46 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 23। ये 23 इसके 23 के बराबर हो गया, यानी मैं बोल सकता हूँ तीनों के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये लोग हैं डो बेरिनर ट्रायड। समझ में आ रहा है? और इनके भौतिक व रासायनिक गुण आपस में समान हो। तो ट्रायड पहचानने का तरीका समझ में आया? ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। पक्की बात है? लिख लो। ठीक है, आज के लेक्चर से प्रश्न आने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, ना के बराबर। ठीक है, 99.9% चांस है ना आए, लेकिन तब भी 2 कीटाणु बच जाता है डिटॉल, पेप्सोडेंट, हार्पिक के ऐड में, ये वही उन्हीं में से, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। मुख्य जो है इसके अगले। तो सर क्यों पढ़ा रहे हो, सीधा काम का पढ़ा दो। वह पागल कहीं के आगे अगर तो। और चैप्टर की शुरुआत होती है एक पेस बनाने के लिए, एक शुरू से करना। बॉलर जो है बॉल डालने के पहले पीछे आता है, हम लोग थोड़ा पीछे आ रहे हैं, समझ रहे? फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके, है ना? अगली क्लास जो होगी वो महत्वपूर्ण होगी। मेन तो तत्वों के जो गुणधर्म है ना, वहां से खेल। क्लियर यहाँ तक? ठीक, अब देखो आपको एक प्रश्न दे रहा हूं। प्रश्न है, चलो देखो, उपरोक्त में से कौन डो बेरिनर त्रिक नहीं है? पहली बात तो आपको परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, जो आपको पता नहीं है, इस पर मेरे को पूर्ण विश्वास है। बोलो बात क्लियर है? ठीक, इसको जानने से पहले मैं आपको एक डो बेरिनर त्रिक निकालने का जुगाड़ बताऊं। उससे पहले हम लोग याद कर लेते हैं मैजिक नंबर्स। क्या बेटा? मैजिक नंबर्स। देखो, मैजिक नंबर जो होता है वो परमाणु क्रमांक निकालने का जुगाड़ होता है। बोलो क्लियर है? जैसे फर्स्ट ए ग्रुप कौन सा था बताओ? है, ली, ना, की, रब, से, परिया, यही वाला ग्रुप है। इस वर्ग का जो मैजिक नंबर है, सब लोग इधर गौर से देखेंगे, 2। बोलो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8,
18 18 32। ये लड़का बोल नहीं रहा है, ठीक है, जोर से बोलो, ये पलटा जो अभी, ठीक है, जोर जोर से बोलना। 2 8 8 18 18 32। क्लियर है? ठीक है, पहले वाले अंक को छोड़ दो तो जो बच गया, पहले वाले अंक को छोड़ दो तो जो बच गया वो क्या है बेटा? वो सेकंड ए का मैजिक नंबर है। वो किसका मैजिक नंबर है? सेकंड है। सेकंड ए का मैजिक नंबर बोलो। 8 8 18 18 32। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो सेकंड ए के बाद में हम लोग 2 डिजिट और छोड़ दें तो जो बच गया वो थर्ड बी का मैजिक नंबर है। थर्ड बी मतलब स्कूटर यामाहा ला 1। इस वर्ग का मैजिक नंबर बोलो। 18 18 32। काम 25। ठीक है, चलो इनर्ट गैस का मैजिक नंबर बोलो। 8 8 18 18 32 32। थ से ठठेरो आया समझ में? बोलो 8 8 18 18 32 32। ये किसका मैजिक नंबर है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस एटीट्यूड प्रॉब्लम, केमिस्ट्री की हीरोइंस, एटीट्यूड 88, समझ पा रहे हो? ऐसे 8 8 18 18 32 32। ऊपर वाले का 2 8 8 18 18 32। क्लियर है? चलो एक को छोड़ दो तो जो बच गया वो पी ब्लॉक का मैजिक नंबर। किसका? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का मैजिक नंबर बोलो। 8 18 18 32 32। ठीक है, 2 को छोड़ दो जो बच गया वो डी ब्लॉक का मैजिक नंबर। डी ब्लॉक का मैजिक नंबर बोलो। 18 32 32। बोलो भारत माता की जय। सबको समझ में आया? ठीक है, लिख लो कॉपी में। अच्छा, इसका पहले एक सिग्निफिकेंस बता दूं। ये जो मास्टर इतने देर से बकबक किया है, यह है क्या? जैसे सपोज कोई ग्रुप है ली ना की रब से फरियाद, बोले यही है। ठीक है, कौन सा ग्रुप है ये? अनुजा फर्स्ट है। फर्स्ट ग्रुप का मैजिक नंबर क्या होगा बेटा? ओम नमः शिवाय। मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। 2 8 8 18 18 32। यही है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। जिसको जोड़ने बोलूंगा वही जोड़ेगा। ठीक है, तनुजा जोड़ के बता। छीरे बहन कैसे मेरे को ही पूछता है खाली। ठीक है, 2 और 1 3। 8 और 3 11। 19 19 और 18। पैसे में हिसाब करना जल्दी होगा। 18 दूनी 36। 1 रुपए का सिक्का बचा है, कितना होगा? 37। ठीक है, 37 और 18 पैसे में जोड़ना फटाफट। 37 और 3 रुपए चिल्लर मिल गया, कितना हो गया बताओ? 40 और 10 का नोट कितना हुआ? 50। 5 रुपए का सिक्का अभी भी बचा है 55। नोट करने वाली बच्ची इधर ध्यान दे बेटा। 55 और 32 50 60 70 80। 2 रुपए चिल्लर 87। नहीं समझे? क्लियर है? जोड़ना घटाना पैसे में एकदम। बोलो क्लियर है? मजाल है 1 रुपए छोड़ दो तुम। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, तो देखो आप चेक करेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांशियम का 87 होता है। क्लियर है? लिख लो कॉपी में मैजिक नंबर। गर्मी भयंकर पड़ रहा है। बारिश वारिश कब होगा रे? मानसून कब आएगा? 10 तारीख, 10 को 20 को? आजकल ऋतु चक्र इतना बदल गया है कि फसल चक्र ही बिगड़ता जा रहा है। बोलो हो रहा है नहीं हो रहा है? पहले हम लोग बचपन में थे तो उस समय में हर ऋतु का एक पर्टिकुलर टाइम हुआ करता था और प्रॉपर होता था। बारिश होने से अच्छा खासा होता था और उस बारिश में हम रेनकोट पहन के स्कूल भी जाते थे, आते भी थे। अब बारिश ऐसे होने लग गई बड़े भयंकर कि बाहर जा नहीं सकते हो। पहले बारिश होता था लाइट पहले चले जाएगा। अभी भी होता है क्या? होता है? हम लोग शक्तिमान देखने टाइम लाइट को होने से बड़ा गुस्सा आता था। वो दे गुस्सा नहीं दोस्त। क्या गिरा है? क्या है वो? इतना जोर से गिरा? तोड़ दिया? अरे तो समय तो बताता है सही।
तो पहनना मत, फिर मत पहनना, ऐसा घड़ी जो समय गलत बताए वो मत पहनना, ठीक है। और सुनो, अभी लोकल घड़ी पहन रहे हो, लेकिन आने वाले 7-8 साल में कसम खा लो आज कॉपी की, ठीक है, ब्रांडेड घड़ी पहनोगे, और एक नहीं 2 लोगे, एक मेरे लिए लाओगे, मैं जिद करूंगा बेटा नहीं इसकी क्या जरूरत, इतना महंगा गिफ्ट मैं कैसे ले सकता हूं, तुम जिद करना, फिर मैं बोलूंगा अच्छा चल दे, ठीक है, क्लियर है। हम काहे देबे, लोकल है तो क्या हो गया, ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, भौतिक चीजें, इनका ज्यादा लगाव अच्छा नहीं है, ये ना हो गया यहां तक। कब कब तो लगता है पंडाल लगा दूं, माइक लेके बैठ जाऊं, क्यों, गुरुजी ज्यादा पैसा कमाऊंगा ना। चलो हो गया यहां तक, खैर इधर ध्यान दे सब, देख छोड़ दे घड़ी को, छोड़ दे बेटा, इधर देख, ठीक है। तो ट्रायड होने के लिए, चेक करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं जुगाड़, ठीक है। ट्रायड होने के लिए 2 चीजें होना चाहिए, एक तो मैजिक नंबर जो है, मैजिक नंबर, और दूसरा ग्रुप समान वर्ग के होने चाहिए, और इनका मैजिक नंबर भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी कि 6 बोलो बात क्लियर है क्या, अरे क्लियर हुआ, ठीक है। पर मैजिक नंबर का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, और सेम ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए तीनों के तीनों, तो वो लोग क्या होंगे बेटा, ट्रायड होंगे, बोलो क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल चेक करते है ली ना की, बोलो यही है ली ना की, इस ग्रुप का मैजिक नंबर क्या होता है बताओ, 2 8 8, ठीक है। हमारे पास प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, यही पूछा है, इसको हटा दो, क्लियर है। अब देखो क्या ये तीनों सेम ग्रुप के हैं, और इनके बीच जो मैजिक नंबर है, हाँ हाँ, इनके बीच में जो मैजिक नंबर है क्या वो सेम है, 8 है, सेम ग्रुप के हैं, मैजिक नंबर भी सेम है, तो इसका मतलब ली ना की ये ट्रायड है, बोलो क्लियर है, ठीक है। चलो चेक हो गया, समझ में आया कैसे कर रहा हूं। दूसरा देखो, है ली ना की रब से, यही है, इस ग्रुप का मैजिक नंबर होता है 2 8 8 18 18 32, यही होता है। प्रश्न में क्या क्या पूछा गया बताओ, सोडा नहीं, सोडियम, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, बोलो यही है, ठीक है। बताओ क्या ये सेम वर्ग के हैं, इनके मध्य मैजिक नंबर का डिफरेंस भी सेम है, यस सर बोल रहे नालायक को, नो सर, 8 18 कब से समान होने लग गया, बोलो बात क्लियर है, समान वर्ग के तो हैं, परंतु इधर जांगड़े ध्यान देना, परंतु ये लोग क्या है बेटा, इनके मध्य जो मैजिक नंबर का डिफरेंस है वो समान नहीं है, तो ये लोग ट्रायड नहीं होंगे। ये डोबेरिनर ट्रायड की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी कमी थी। देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम भौतिक और रासायनिक गुण समान है, और त्रिक भी है, ट्रायड। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ये तीनों के भौतिक और रासायनिक गुण भी समान है, लेकिन ये लोग त्रिक नहीं बन पाए। तो बताओ क्या इस वर्गीकरण में भी संपूर्णता थी, नो सर, इस वर्गीकरण में भी कोई संपूर्णता नहीं थी, बोलो बात समझ में आया, पक्की बात है यहां तक, पक्का सबको समझ में आया, क्लियर हुआ, लिखो। देखो आयरन कोबाल्ट और निकिल, ये लोग समान वर्ग के नहीं है, समान आवर्त के हैं, फे को नहीं क्यों जान जलाती हो, यही है ना, ये लोग समान, इधर ध्यान देना बेटा, ये लोग समान आवर्त के हैं, समान वर्ग के नहीं है, तो इसलिए ये लोग भी ट्रायड नहीं होंगे, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बाकी प्रश्न आपके लिए क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे। लिख लो, इसको लिख लो। डोबेरिनर के बाद जो साइंटिस्ट है उनका नाम था न्यूलैंड, क्या नाम था बेटा, न्यूलैंड। इन्होंने अष्टक नियम दिया, क्या दिया बेटा, अष्टक, ऑक्टेव रूल, क्या बोलते हैं, ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या, हाय 8 नहीं, ऑक्टेव संगीत के, ऑक्टेट अलग होता है, ऑक्टेव अलग होता है। ऑक्टेव मतलब संगीत में इसको बोला जाता है सप्तक, ठीक है, बात को सुनना। होता क्या है, जैसे हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, इसमें है ना 3 सप्तकों में गाने का वादन या जो सिंगिंग है वो सब उसमें किया जाता है। एक होता है मध्य सप्तक, एक होता है मंद्र सप्तक, और एक होता है तार सप्तक। और संगीत में हमारे पास 7 स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, हाँ।
और 7 स्वरों की एक खूबसूरती ये है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें स्वर के बाद 8वां स्वर जो होता है वो पहले वाले स्वर को क्या करता है, पुनरावृत्त करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को वापस से मैच कर रहा होता है, खुद को रिपीट करता है। नाखून देखने वाले लड़के, मेरे पास पेंचिस है एक ठो 12 नंबर का, नाखून को पकड़ूंगा, खींच दूंगा, ठीक है, फिर खून लग जाएगा, तू अपने शर्ट में लगाएगा लेकिन तेरा शर्ट लहू रंजित नहीं दिखेगा। क्यों? शर्ट का रंग भी क्या है, लाल है। ठीक है, खोया खोया नहीं रहना मेरी क्लास में, ठीक है कि नहीं? हाँ, किसी को याद नहीं करना, इधर मेरे को याद कर। संगीत के स्वर बोला तो तुम लोग कहीं खो गए क्या? लड़कों ध्यान देना है यहाँ पे, बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो ठीक है। संगीत में क्या होता है बेटा, 7 स्वर होते हैं और हर 7वें स्वर के बाद 8वां स्वर पहले वाले को पुनरावृत्त करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही होती है, बस सप्तक ऑक्टेव बदल जाता है। जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी, फिर 7वां स्वर जो होता है 8वां, वो है सा। इसका ऑक्टेव बड़ा है ना, हाई पिच में चला जाएगा लेकिन है तो वही। बोलो बात समझ में आ रहा है? जैसे ये हो गया पहला स्वर 1 2 है ना, षडज, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, 2 3 4 5 6, इनका असली नाम ये होता है नालायक, ठीक है। और 8वां खुद को क्या कर रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है। ठीक वैसे ही न्यूलैंड ने ये बोला कि हर 7वें तत्व के बाद 8वां तत्व पहले तत्व के जस्ट नीचे आएगा और उनके भौतिक व रासायनिक गुण नोनी समान होंगे। बोलो बात समझ में आया क्या? बोलो बात क्लियर हुआ क्या? 7 के बाद हर 8वां तत्व खुद को पुनरावृत्त करेगा। ऐसा किसने बोला? न्यूलैंड ने बोला। अच्छा, एक कमाल की बात, मजे की बात यह थी कि न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम तक, है ना, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। मेरी तरफ ध्यान देना लड़के, इधर उधर नहीं देखना, ठीक है कि नहीं? हाँ, ना तो मैं परमानेंट मुंडी को उधर ही घुमा देता हूँ, ठीक है? अब मुंडी उधर हो जाएगा, गाड़ी चलाना तो ऐसे करके चलाओगे, फिर राइट तरफ मुड़ना, ऐसे घूम के जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इधर फोकस करना। मैं नहा के आया हूँ यार, इतना भी बुरा नहीं दिखा है, ठीक है? मेरी तरफ देखना है, क्लियर है? ठीक है, सबको बोल रहा हूँ, लड़कों को ध्यान दो, इधर उधर नहीं देखना। तो 7 स्वर के बाद 8वां स्वर खुद को पुनरावृत्त कर रहा है और वो एक दूसरे के भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता दिखा रहे हैं। लेकिन उस समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैस है हमारी केमिस्ट्री की हीरोइंस। हीरोइंस उस समय तक खोजे नहीं गए थे। हीरोइंस की खोज हुई थी, रैमसे साइंटिस्ट ने की थी, उन्होंने किया था आधुनिक आवर्त सारणी के टाइम पे। दूसरा लड़का भी तिरछी नजर से उधर देख रहा है, आंख निकाल के परमानेंट उधरिच फिट कर दूंगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे देखते हैं हम लोग सा, यानी कि हम लोग बात करने जा रहे हैं लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन नहीं आएगा, डायरेक्ट सोडियम आएगा। उस समय पता ही नहीं था नियॉन नाम का कोई तत्व है, लोगों को लगता था फ्लोरीन के बाद सोडियम तत्व है, नहीं समझे? सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन नहीं आएगा, आर्गन नहीं आएगा, कौन आएगा? पोटेशियम, फिर कैल्शियम। गौर से देखना, लिथियम का नंबर 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8वां तत्व उसके जस्ट नीचे आया। नहीं समझे बात को? अब ये मान के चल रहा हूं, अब मैं ये सोडियम को 1 मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? सोडियम को 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और 8वां तत्व जो है जो पोटेशियम है वो पहले वाले के जस्ट नीचे आ रहा है। तो जो एक वर्ग में आ रहे हैं दे आर सिमिलर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इनके सिमिलर है, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म क्या है बेटा इनके समान है। नहीं आ रहा बात समझ में? पक्की बात यहां तक? तो ये तो न्यूलैंड का अष्टक नियम था। बोलो क्लियर है? समझ में आया सभी को? लिख लो। ये क्या है मालूम है? देखो बता रहा हूं, 7 के बाद 8वां गिनना तुम चालू करना, मैं बता रहा हूं, ठीक है? मैं जब बजाना चालू करूंगा वो 1 है, ठीक है? हाँ क्या वीडियो? ये कौन सा था? 8वां था, समझे? समझे? 7 के बाद 8वां खुद को रिपीट करता है। कहीं से भी चालू कर दो, जैसे यहां से चालू करता हूं,
हर 7 के बाद 8वां खुद को रिपीट कर, यही तो है, लिख लो। यह केवल, लाइट चली गई लेकिन क्लास बंद नहीं होगी, ठीक है, यह केवल कैल्शियम 20 तक ही मान्य है। मैं हल्का फुल्का दिखाई दे रहा हूँ, विजिबल हो रहा हूँ, ठीक है, और बाकी ये बोर्ड आपको क्लियर होगा। तो ये कहाँ तक मान्य है बेटा, कैल्शियम 20 तक। अब देखो कैल्शियम हो गया 20, 20 के बाद आता है स्कूटर, ठीक है, साइंस, टीचर, विनीता, कर्मानी, मन। अब देखो एक वर्ग में वो तत्व है जिनमें स्कैंडियम आ गया। स्कैंडियम किसी भी हद तक बोरॉन और एल्यूमिनियम से गुणों में समानता नहीं दिखाता। बोलो बात समझ में आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा चीज जो है, यह केवल कैल्शियम 20 तक ही मान्य है। और दूसरा, अक्रिय गैसों को सम्मिलित करने पर यह नियम नहीं लगता। लड़कों यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण मैसेज है आप लोग के लिए, गौर से सुनना। अक्रिय गैसों को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री की हीरोइंस हेमा, नेहा और कियारा जी रानी। और इतिहास गवाह है, जब भी ये हीरोइंस जीवन में आती हैं, तुम जो आए जिंदगी की वाट लग गई। बोलो बात समझ में आ रहा है। न्यूलैंड के अष्टक नियम की भी धज्जियां उड़ गई। देखो क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां तत्व कौन होगा, नियॉन। फिर कौन होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन। यही होगा अष्टक नियम से। अब आप देखो एक वर्ग में वो तत्व आ रहे हैं, एक है लिथियम, हाईली रिएक्टिव मेटल, बहुत अधिक क्रियाशील धातु है लिथियम, भयंकर क्रियाशील। और दूसरी ये आकाश है, ये मतलब ये समझ लो कि ये गोपी बहू है, ये कोकिला बेन है। समझ में आ रही बात, ये वेज बिरयानी है, ये चिकन बिरयानी, एकदम जमीन आसमान। क्लोरीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, तेजी से क्रियाशील वाली नॉन मेटल है, समझ रहे हो ना। आकाश है, ये पाताल है। बोलो बात समझ में आ रहा है, ठीक है, एकदम जमीन आसमान का फर्क है। देखो लिथियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है, बोलो बात क्लियर है, ठीक है। ये मतलब समझ लो कि ये चीता है, ठीक है, और ये क्या है, हिरण। बीच में देखना नर लकड़ पग्घा दिखेगा आपको, नियॉन। बोलो बात समझ में आ रहा है। नियॉन किसी से अभिक्रिया करता ही नहीं है, हाईली इनएक्टिव इनर्ट गैस होती है। बोलो बात क्लियर। एक बहुत क्रियाशील धातु, एक बहुत क्रियाशील अधातु, अब बीच में कौन हो गया, अक्रिय गैस, जो क्रिया करती ही नहीं है। बताओ क्या तीनों आपस में मिल रहे हैं, तो बताओ धज्जियां उड़ गई ना किसकी, ऑक्टेव रूल की। तो तुम जो आए जिंदगी की वाट लग गई। पहले तक हिट था, हीरोइन लोग की एंट्री लेते ही, अक्रिय गैसों के आते ही, है ना, न्यूलैंड का अष्टक नियम फ्लॉप हो गया। बोलो बात क्लियर है। अब तक जितने भी साइंटिस्ट आए सबने बकवास किया। कोई त्रिक बना रहा है, ठीक है, कोई क्या बना रहा है, सारेगामा पाधा निसा कर रहा है, कोई रणवीर सिंह को लेकर के पिक्चर बना रहा है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लोथर मेयर। जिनका नाम था क्या था, लोथर मेयर। लोथर मेयर ने वक्र बनाया। लिखना कोई भी मत, पहले गौर से बातों को सुनेंगे और उसके बाद कॉपी में लिखेंगे जब इजाजत मिलेगी तब। लोथर मेयर ने क्या किया, अलग अलग तत्व लिए और तत्वों का एटॉमिक वॉल्यूम लिया, ठीक है, या मेल्टिंग पॉइंट लिया या बॉइलिंग पॉइंट लिया। ये तीनों ही भौतिक गुणधर्म है। तत्व के क्या है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक गुणधर्म है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो तुम लोग, ये पेट पालने के लिए, भूख के लिए, रोटी के लिए। और प्रकाश संश्लेषण अगर हम करने लग गए, धूप को अवशोषित होते हुए धूप बोलने लग गए हम लोग, तो बताओ पूरा ये भागदौड़ ही खत्म हो जाए। क्यों, ठीक है, वैसे नहीं पॉसिबल है, इधर ध्यान दो। और यहां पर हमने ले लिया बेटा एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। तो लोथर मेयर ने परमाणु द्रव्यमान और तत्वों के भौतिक गुणों के मध्य वक्र खींचा। तो वो जान करके हैरान हो जाओगे, उन्होंने जो वक्र बनाया ऐसा कुछ हाका नूडल टाइप का वक्र बनाया। बोलो बात क्लियर है। और इस वक्र में, है ना, समान स्थिति पर समान गुणों को प्रदर्शित करने वाले तत्व ही आ रहे थे। जैसे ये जो ग्राफ का शीर्ष बिंदु है, यहां पर आ रहा है लिथियम, ठीक है, ली, ना, की,
और यहाँ पर कौन आया बेटा, रुबिडियम। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो तत्व के शीर्ष पॉइंट पे वे तत्व आ रहे थे जिनके भौतिक व रासायनिक गुण समान थे। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। वक्र में समान स्थिति पर वे तत्व आ रहे थे जिनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या हो रहे थे, समान हो रहे थे। बोलो हो रहे थे, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो लोथर मेयर हैरान हो गए। लोथर मेयर क्या हो गए बेटा, हैरान हो गए। यार अगर मैं तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाते जाऊं तो मेरे को कोई एक चीज पुनरावृत्त होते हुए दिख रही है। यही आइडिया, मतलब इनको समझ में आ गया कि एटॉमिक मास में कुछ तो बात है, परमाणु द्रव्यमान में कुछ तो बात है। यहीं से आइडिया लिया दिमित्री मेंडलीव ने, और मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी बनाना चालू किया। लोथर मेयर का जो ग्राफ था, उस ग्राफ में जो ग्राफ का शीर्ष बिंदु था, उस शीर्ष बिंदु पे फर्स्ट ए तत्व थे, ठीक है। झुकने वाले ये डिसेंडिंग आर्म में सेकेंड ए तत्व थे। क्या थे बेटा, सेकेंड ए। एसेंडिंग आर्म में हेलोजन थे। क्या थे बेटा, हेलोजन, है ना। और नीचे जो भाग है ग्राफ का, जो अंत पार्ट है, वहां पर धातु अथवा उपधातु थे। क्या थे, धातु और उपधातु। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। इस प्रकार से लोथर मेयर ने कर्व दिया। अच्छा, लोथर मेयर के वक्र में एक खास बात है। लोथर मेयर के वक्र में एक खास बात, वो खास बात क्या है मैं जरा आपको बताऊं। खास बात यह है कि लोथर मेयर का जब वक्र खींचा गया, लोथर मेयर ने देखा कि वक्र एक फ्रीक्वेंसी के बाद खुद को रिपीट कर रहा था, एक समय के बाद खुद को पुनरावृत्त कर रहा था। तो किसी गुण के आधार पर यदि हम लोग तत्वों के गुणों के जमाए तो तत्व एक समय बाद अपने गुणों को पुनरावृत्त करता है। इस पुनरावृत्ति को बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोला था, आवर्ती गुणधर्म। आवर्त काल निकालते हो आप, आवर्ती मोशन आपने पढ़ा होगा। मोशन मतलब आवर्ती गति, दोलनी गति पढ़े ना। एक माध्य स्थिति से ऊपर गए, नीचे आए, फिर अपने गति को पुनरावृत्त किया। एक निश्चित समय अंतराल बाद अपनी गति को क्या कर रहा है, पुनरावृत्त कर रहा है। ठीक ऐसे ही यहां पर अपनी गति को ये लगातार क्या कर रहा है बेटा, पुनरावृत्त कर रहा है। इस प्रकार के फलन को, इस प्रकार के फंक्शन को क्या बोला जाता है, गुणधर्म को आवर्ती गुणधर्म कहा जाता है। ठीक है। आवर्ती गुणधर्म का आइडिया सबसे पहले किसको मिला, लोथर मेयर को मिला। लोथर मेयर ने बोला अगर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाए तो हमको उनके गुणों में पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। यही आइडिया का इस्तेमाल मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में किया, और ये सारी बातें एनसीईआरटी में साफ साफ दी हुई है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बोलो बात क्लियर है। आराम से इस सर्द भरी मौसम में इस चीज को लिख ले। चलिए बस आगे देखने जा रहे हैं। पीरियोडिक फंक्शन, ये आइडिया किसने दिया बेटा, आवर्ती गुणधर्म, आवर्ती गुणधर्म नहीं, आवर्ती फलन। ये किसने दिया बेटा, ये आइडिया लोथर मेयर ने दिया। ठीक है। लोथर मेयर ने क्या बोला, चलिए उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर 5, टेल्यूरिक हेलिकल मॉडल। क्या बेटा, टेल्यूरिक हेलिकल मॉडल। पहला हमने क्या देखा, हाँ छठवां लिखेंगे टेल्यूरिक हेलिकल मॉडल। ठीक है। ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम था डी चैन कॉर्टोइस, निंजा टर्टल टाइप का नाम है, कॉर्टोइस। ठीक है, जापानीज साइंटिस्ट था। ठीक है। इसने 3D पीरियोडिक टेबल दिया था, ऐसा 3D पीरियोडिक टेबल। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करके हो गया। क्लियर है बच्चों, पक्का। ठीक है, गौर से देखेंगे। छठवें के बाद 7वां पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का आवर्त सारणी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। दिमित्री मेंडलीव ने यहां से आवर्त सारणी देनी थी। इससे पहले तक के साइंटिस्ट लोग जो थे, इससे पहले तक के जो साइंटिस्ट थे, कोई हाका नूडल बना रहा था, कोई त्रिक बना रहा था, ठीक है, कोई कुछ बना रहा था। कहीं से भी अच्छी एक वर्गीकरण का एक अच्छा हमको एक रोड मैप नहीं मिल रहा था। दिमित्री मेंडलीव को लोथर मेयर से आइडिया मिला कि अगर हम लोग परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करें तो हमको एक पैटर्न मिलता है, एक प्रारूप प्राप्त होता है, जिस आधार पर इन्होंने अपने आवर्त सारणी बनाई। मेंडलीव ने क्या किया बेटा, हर तत्व का स्टडी करते थे, लगा देते थे।
फिर उससे समानता वाले तत्वों को उनके नीचे, उनसे विभिन्नता जितना ज्यादा होगा उतना दूर रखते जाते थे। तो उनको एक पैटर्न प्राप्त हो गया जिसको बोला जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव ने वास्तविकता में कुल 2 आवर्त सारणी दिए थे। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, कई बच्चों को पता नहीं होता, इन्होंने 2 तरीके का 2 पीरियोडिक टेबल इन्होंने प्रतिपादित किया था, पब्लिश किया था। सबसे पहला इन्होंने ओल्ड टेबल जो दिया था, इट इज बेस्ड ऑन आधारित है किस पर, केवल और केवल परमाणु द्रव्यमान पर। किस पर बेटा, परमाणु द्रव्यमान। जबकि जो न्यू टेबल दिया था इन्होंने, न्यू मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो किस पर आधारित था बताओ, इट इज बेस्ड ऑन, परमाणु द्रव्यमान तो था ही था, साथ ही साथ ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। वे तत्व जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था समान थी उनको उन्होंने एक वर्ग में रखा। इसके आधार पर इन्होंने वर्ग बनाया। क्या बनाया, ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर वर्ग बनाया। मेंडलीव ने कुल 63 तत्व का वर्गीकरण दिया। इनके वर्गीकरण में 8 वर्ग थे और हर वर्ग को ए और बी उपवर्ग में इन्होंने बांटा। साथ ही साथ 7 आवर्त इन्होंने दिया। तो आवर्त और वर्ग में वर्गीकरण करने का आधार सबसे पहले मेंडलीव ने रखा था। बोलो बात समझ में आया, दिमित्री मेंडलीव। बोलो बात क्लियर है, लिख लो इनके बारे में, तत्वों का आवर्ती। ठीक है, चलो पितृदेव संरक्षणाम। देखो यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इस बात पे हमने चर्चा किया। लगभग 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे, 1865 तक 63 तत्वों की जानकारी हो गई। आजकल हमें 111 तत्वों के बारे में पता है। बोलो बात क्लियर है, 114 तत्वों के बारे में पता है, क्षमायाची हूं, है ना, फोन तुम्हारा ही थोड़ी आता है। ठीक है, चलो इधर देखो, 114 तत्वों के बारे में हमको अभी पता है, ऐसा एनसीईआरटी में जिक्र है। 114 तत्व एनसीईआरटी बोल रही है तो हमको जो हिसाब किताब करना है इन 114 को ध्यान में रख के करना है। लेकिन आप यकीन माने हम लोग 118 से भी प्लस तत्वों को खोज चुके हैं। नासा के पास तो लगभग मेरे को लगता है 124 परमाणु क्रमांक वाला भी तत्व है जिसका नाम उन्होंने पेटेंट भी करा लिया, टेस्लियम, निकोला टेस्ला के नाम पे। बोलो बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो तत्वों का ये तो जानकारी वाली बात हो गई। ठीक है, फिलहाल इन्होंने क्या किया बेटा, वर्गीकरण। आवर्त सारणी की उत्पत्ति 1800 के प्रारंभिक दशकों में बात की और संकेत किया कि तत्वों के गुणधर्म में निश्चित प्रवृत्ति होती है। 1829 में उन्होंने समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले तीनों तत्वों के समूह त्रिकों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। किसने किया, डोबेरी ने। आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। फ्रांसीसी थी, मैंने शायद जैपनीज बोल दिया। फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री AEBD चेन कॉर्टोइस ने सन 1862 में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया और उन्होंने क्या दिया बेटा, 3D मॉडल दिया। ठीक है, फिर न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल आया, है ना, 8 तत्वों वाली बात हो गई। और जो मेन है वो यहाँ देखना पड़ेगा, है ना, ये देखो यहाँ पर देखो क्या है का संबंध संगीत के स्वर। न्यूलैंड का अष्टक का नियम सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों पर ही सही प्रतीत हुआ। हालांकि उस समय इस धारणा को व्यापक मान्यता नहीं मिली, परंतु बाद में रॉयल सोसाइटी लंदन द्वारा सन 1887 में न्यूलैंड को डेवी पदक द्वारा पुरस्कृत कर उसके काम को मान्यता दी गई। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा नहीं, जानकारी के लिए। रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडलीव 1834 से 1907 तक काम, तथा जर्मन रसायनज्ञ लोथर मेयर 1830 से 1895, मतलब कि इनसे पहले इन्होंने काम कंप्लीट कर लिया था। लोथर मेयर के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई। स्वतंत्र रूप से कार्य करते, मतलब दोनों अलग अलग काम कर रहे थे लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक ही था, आवर्त सारणी बनाना। हाँ, एक ने बेशक परमाणु द्रव्यमान के आधार पर काम चालू करके कर्व बनाया और दूसरे व्यक्ति द्रव्यमान के आधार पर आवर्ती गुणों को रखते हुए आवर्त सारणी बना दी। देखो 1869 में प्रस्तावित किया, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया तब नियमित अंतरालों के पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। ये अगर आपसे पूछा जाए उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया, अगर मेरी क्लास आज की अटेंड नहीं करते आप मेंडलीव टिक करके आ जाते, क्योंकि आपको मालूम मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित, परमाणु द्रव्यमान पर, बचपन से पढ़ाया गया।
लेकिन आज की क्लास में आपको स्पष्टीकरण मिला कि परमाणु द्रव्यमान में केवल मेंडलीफ ने ही काम नहीं किया था, लोथर मेयर ने कार्य किया था। और एनसीईआरटी ये साफ साफ बता रही है कि लोथर मेयर ने सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्ती वर्गीकरण दिया था, आवर्ती फलन के बारे में उन्होंने बताया था। अब देखो किन किन पर तत्व जो गुणों में उन्होंने कर्व खींचा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे ग्राफ बना देगा, ए बी सी डी लिख देगा और बोलेगा कौन सा क्या है बताओ। क्लियर है? एनसीईआरटी पढ़ने का एक पहला तरीका आज आपको सिखाऊंगा। कहीं पर भी कॉमा लगा लगा के अगर बातें लिखी हो तो उसको नंबर डाल देना। कॉमा लगा लगा करके अगर कहीं बातें लिखी हो तो वो नंबर डाल देना। जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल से रिलेटेड 5 बातें दी हुई है एनसीईआरटी में, कॉमा डाल डाल के आप उसको पैराग्राफ को पढ़ के आगे निकल जाते हो, बिल्कुल मत करना। कॉमा लगा के 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देना। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, व्यवस्थित किया तब गुणों में समानता पाई। लोथर मेयर ने भौतिक गुणों जैसे परमाणुीय आयतन पहला, दूसरा गलनांक, तीसरा क्वथनांक और परमाणु भार के मध्य वक्र आलेखित किया। ये भले मैंने आपको कॉपी में पूरी एनसीईआरटी बता दी है, लेकिन यहाँ पर भी आपको ये बात साफ साफ दिख रही होगी। क्या मैंने जितना पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी बाकी चीजें दी हुई है, इतना सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर होता है? आप घर जाकर के एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी में आपको कहाँ तक पढ़ना है? एनसीईआरटी में आपको पी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व, धातु अधातु उपधातु तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता, यहां तक पढ़ना है। 3.7 तक पढ़ना है। कहां तक पढ़ना है? 3.7 तक। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो फिर घर जाकर के एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें। और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हिंदी माध्यम के लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या मेरे को अलग से यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए या इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट बना दो। अगर आपको हिंदी माध्यम का अलग से प्लेलिस्ट पूरा एक यूट्यूब चैनल समर्पित चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना इस वीडियो के नीचे। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। नमस्कार, जय हिंद।